हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम 23 फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पेपर सेकंड के हैं। यानी इस वीडियो में पेपर सेकंड के लिए 30 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम 31 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, 31 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भेजे मनभावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज और गावन में पावक जबै लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो बताइएगा कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है कि भेजे मनभावन के और उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावक जबै लगी। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर और यह पंक्ति उद्धव शतक 1929 से ली गई है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की अन्य रचनाएं देखिएगा कौन कौन सी हैं। गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी और हरिश्चंद्र आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग की स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो है तो किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी है भक्तिकाल, सी है रीतिकाल तथा डी है छायावाद। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगला वाला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार का नाम पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन हैं और इनकी और यात्रा वृतांत निम्न है। पहला है मेरी लद्दाख यात्रा, ये भी राहुल सांकृत्यायन की है। किन्नर देश में, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। तो ये सारी जो है रचनाएं राहुल सांकृत्यायन की हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी शब्द का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है मर्मज्ञ, सेकंड है सुविज्ञ, सी है विद्वान तथा डी है निगूढ़। तो किसी शब्द किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द होगा मर्मज्ञ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द मर्मज्ञ है। अगला वाला क्वेश्चन करिए। तो देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए है संबंध, बी है अधिकरण, सी है संबोधन तथा डी है अपादान। तो हे राम तुम कहाँ हो, अब इस वाक्य में कौन सा कारक है ये पूछा गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, संबोधन। अब कारक के मान लीजिए, कारक के हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में कारक के होते हैं 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, यानी अपादान में अलगाव होता है। संबंध का की, के, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अहो, अरे इत्यादि। तो हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में कारक होगा संबोधन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द में संज्ञा पूछी जा रही है, कौन सी संज्ञा है। पहला वाला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी है भाववाचक संज्ञा, सी वाला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है और जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, पांडित्य, दासत्व आदि। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है।
देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, उपकूल में कौन सा समास है? तो पहला वाला ऑप्शन है द्वंद्व, बी है द्विगु, सी है अव्ययी भाव तथा डी है तत्पुरुष। तो उपकूल में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। उपकूल में अव्ययी भाव समास है और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है, अथवा जिसका पहला पद अव्यय की प्रवृत्ति का हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो उसे कहा जाता है उपसर्ग। अब समास, जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी शब्द को बनाते हैं तो वहाँ समास होता है। अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो वे कहलाते हैं प्रत्यय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो बताइएगा ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग देखिए लिखाई में हुआ है, हानिकारक में या उपकार में या अपनापन में। तो देखिए उपसर्ग का पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपकार में। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख होना, या कुछ निर्णय न कर पाना, या किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, या झगड़ालू होना। तो देखिए औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी मूर्ख होना। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल हैं, या जैनेन्द्र हैं, या अज्ञेय हैं, या उपेंद्र नाथ अस्क हैं। तो बताइएगा कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो हैं तो ये त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं। अब देखिए त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है और त्यागपत्र में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इसमें मृणाल, प्रमोद, शीला मुख्य पात्र हैं। और जैनेन्द्र के अन्य उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, यशपाल के प्रमुख उपन्यास देखिए कौन कौन से हैं। ये हो गए जैनेन्द्र के उपन्यास। और यशपाल के देखिएगा तो यशपाल के हैं उपन्यास झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात है। अज्ञेय के उपन्यास देखिएगा तो अज्ञेय के उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपने अपने अजनबी। ये सारे उपन्यास हैं अज्ञेय के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनेन्द्र, यानी त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में पूछा जा रहा है, तो ये मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये किसने लिखा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। और गार्सा दा तासी ने इस्तवार दाला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये 4 वाक्य दिए गए हैं। अब इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा। उसने मुझे पास आने के लिए कहा पहला है। उसने मुझसे पास आने को कहा
उसने मुझे पास आने को कहा या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो देखिए शुद्ध वाक्य जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसने मुझे पास आने को कहा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबन गहन और जासु कृपा सो दयाल और द्रवो सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए इन पंक्तियों में सोरठा है। सोरठा या अर्ध सामात्रिक छंद है और यह दोहे का विपरीत होता है। सोरठा जो होता है तो ये दोहे का विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोरठा। अगला वाला क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो पहला वाला ऑप्शन है विशेष 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 विशेष। तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष। ये वाली वर्तनी जो है तो ये शुद्ध है। अगला वाला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा। तो इन रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी जो है ये मैथिली शरण की रचना नहीं है। कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। और प्रसाद की अन्य रचनाएं देखिए, यानी जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, चित्रा, धार। जबकि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है द्विगु, उसके बाद बी है द्वंद्व, सी है तत्पुरुष तथा डी है बहुव्रीहि। तो चौराहा शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में होगा द्विगु समास। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौराहा में द्विगु समास है। चौराहा 4 राहों का समाहार है। द्विगु समास की परिभाषा देखिएगा कि संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और द्विगु समास होता है, जैसे पंचवटी, पंचांग, पंचग्राम, चतुर्युग तथा चतुष्फल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन है 48 नंबर, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपठित, अपभ्रंश, मौलिक या अपठनीय। तो देखिए कि बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठित। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण किस तरह से करना चाहिए? कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, या त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, या सी है कि वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो देखिए बी, सी और डी ये तो होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो एक बच्चे में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, या बी है कि उन्हें कविताएं याद हो, सी है उन्हें मुहावरे याद हो, या डी है कि वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो देखिएगा कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए सबसे सटीक आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं, या वर्ण कहते हैं, या वर्ण समूह कहते हैं, या वक्तव्य कहते हैं। तो बताइएगा कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो तो उसे देखिएगा कहा जाता है शब्द। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं, और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक कथन कहते हैं, या प्रासंगिक कथन कहते हैं, या तर्कसंगत कथन कहते हैं। तो देखिएगा कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक कथन। अनौपचारिक कथन वे कथन हैं
जो आपसी व्यवहार में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। तो इलाहाबाद का संबंध किस पत्रिका से है, तो बताइएगा, यानी किस पत्रिका का संबंध जो है तो इलाहाबाद से है। तो ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय या माधुरी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध तो ये इलाहाबाद से है। देखिए हिंदी प्रदीप तो ये 1877 में बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में इलाहाबाद प्रयाग से निकलती है। और ब्राह्मण का देखिए तो ब्राह्मण 1881 में प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से है इसका संबंध। समन्वय का संबंध तो 1922। देखिएगा समन्वय तो समन्वय जो है 1922, माधवानंद ये कलकत्ता से है इसका संबंध। उसके बाद माधुरी तो माधुरी 1921, दुलारे लाल भार्गव इसका संबंध लखनऊ से है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। अब देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन ये है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो पहला वाला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है बालकृष्ण भट्ट, सी वाला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा डी है बाल मुकुंद गुप्त। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा जा रहा है कौन थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक रहे। और यह एक पत्रिका जो थी तो यह पत्रिका थी मासिक पत्रिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो बताइएगा ऐसा कौन सा शब्द है जो अमात्रिक है। तो पहला है कारखाना, बी है अमिताभ, सी है कलरव तथा डी है चहचहाना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो अमात्रिक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलरव। कलरव जो है तो ये अमात्रिक शब्द है, इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी देखिए ये तीनों शब्द जो हैं तो इनमें मात्रा का प्रयोग किया गया है, लेकिन कलरव में किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है। तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। जहाँ पर समान वर्णों की आवृत हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा, और यहाँ पर ता वर्ण की आवृत होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन कि रामचरितमानस में कांड का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा कांड आता है। तो सबसे पहले बताइए सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड या लंकाकांड। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद बी है बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड तथा लंकाकांड। सी वाला है अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। या डी है लंकाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड या सुंदरकांड। तो देखें जिस ऑप्शन में सबसे पहले बालकांड है वही ऑप्शन सही होगा, यानी बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड तथा लंकाकांड। ये जो है रामचरितमानस में जो है तो इन कांडों का सही क्रम है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए रामचरित तुलसीदास की रचना है और इसमें कुल 7 कांड हैं। तुलसी ने इसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया। रामचरितमानस के कांडों का क्रम तो पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्याकांड, तीसरा है अरण्यकांड, चौथा वाला कांड है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदरकांड, छठवां है लंकाकांड तथा 7वां कांड है उत्तरकांड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पराधीन सपने सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। कबीरदास की है, रैदास की है, सूरदास की है या तुलसीदास की है। तो बताइएगा कि पराधीन सपने सुख नाही ये जो है रचनाकार, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति के जो है रचनाकार हैं तुलसीदास, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में क्रिया विशेषण है। तो इस वाक्य में थोड़ा में क्या क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो बताइए कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा जो है तो थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो देखिए वह थोड़ा बीमार है में थोड़ा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है
और जिस शब्द में क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के बाद कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के। तो देखिए 60 नंबर वाला क्वेश्चन ये है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है बूंद और समुद्र, बी है सुहाग के नूपुर, सी है मानस का हंस तथा डी है अमृत और विष। तो बताइए कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस का हंस। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाया गया है। और बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। और सुहाग का नूपुर मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नगर वधुओं का चित्रण है। अमृत और विष भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक और सामाजिक चित्रण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानस और हंस।